right? So this is question number 31 on our screen, which is also very simple and in like sort of self-explanatory if you see this, right? ठीक है, अब देखो, पहले बस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, तो आपका क्वेश्चन आधा तो वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आप कर रहे हैं यहाँ पे, कहता है इन द ग्राफ शोन द सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट द बेस्ट फिट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन वेयर x is the predictable variable and y is the response variable, ठीक है? In this case, which one of the following assumption of the linear regression is violated? कौन सी assumption इसमें violate हो रही है? ठीक है, ये जो ग्राफ आपको दिया हुआ है इसमें सॉलिड लाइन क्या प्रेजेंट कर रही है? बेस्ट फिट, ये वाली लाइन, दिस इज द बेस्ट फिट लाइन जो जा रही है मिड से ऐसे, ये हो गया, ठीक है ना? कह रहा है कि the graph shown the solid line represent the best fit from the ordinary least square regression where x is the predictor variable and y is the response variable, मतलब y जो है आपका डिपेंडेंट है on x, ठीक है? In this case, which of the following assumption of linear regression is violated? कौन सा लीनियर रिग्रेशन का assumption जो है violate हुआ है? इसको देखते हैं, नीचे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, फटाफट देखना। अब एक बात बताओ, आपको देख के लग रहा होगा ये लाइन थोड़ी सी टिल्टेड है और डाटा सेट जो है नीचे की तरफ ज्यादा है, मतलब लाइन जो है आइडियली अगर ये बेस्ट फिट होता और ये सारी चीजों को फॉलो करता तो लाइन ऐसी जानी चाहिए थी। समझ में आ रही है बात सबको? अगर ये बेस्ट फिट होती बिटवीन द एक्स और वाई तो लाइन कहाँ जानी चाहिए थी? ऐसी जानी चाहिए थी। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, पहले क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ। अगर ये बेस्ट फिट होती तो लाइन ऐसी जानी चाहिए थी। सबको समझ में आ रही है बात? लेकिन लाइन तो नीचे चली गई थोड़ी सी, लाइन जो है टूवर्ड्स एक्स चली गई और कुछ डाटा पॉइंट जो ऊपर निकल गए, ठीक है? ये क्लियर है कि अगर बेस्ट फिट होता तो लाइन ऐसे जाती, ठीक है? लेकिन ये तो बेस्ट फिट हुआ नहीं, तो कौन सा जो है रूल मेरा वायलेट किया? फटाफट पढ़ के तुम्हें समझ में आ जाएगा। कह रहा है पहले में इक्वल वेरिएंसेस इन y अक्रॉस द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले तो यही गलत हो गया। अगर इक्वल वेरिएंसेस इन y अक्रॉस द वैल्यू ऑफ x होता तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती और बिल्कुल सेंटर टू सेंटर टच करता। समझ में आ रही है बात? दूसरा क्या कह रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और रेसिड्यू, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। इंडिपेंडेंस ऑफ डाटा पॉइंट, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों इंडिपेंडेंट है जब हम प्लॉट कर रहे हैं। लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, लीनियर रिलेशनशिप है लेकिन परफेक्टली लीनियर नहीं है 100%। तो पहली कंडीशन जो है वायलेशन हो गया उसका कि इक्वल वेरिएंसेस है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा कि ये कंडीशन जो है मेरी वायलेट हो गई। अगर इक्वल वेरिएंस होता तो जिस तरह की रेड लाइन मैंने आपको दिखाई थी गाइस, वैसी लाइन आनी चाहिए थी। तो मतलब यहाँ पे इक्वल वेरिएंस नहीं है इन y अक्रॉस वैल्यू ऑफ x। क्या है सबको समझ में आई ये बात? जल्दी बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर है कि नहीं है? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो, अभी भी मेरे पास 12-13 क्वेश्चन है भाई, अभी भी मेरे पास 12-13 क्वेश्चन है आपके लिए। आज के लिए सिर्फ 10 ही क्वेश्चन रखूंगा कल के लिए मैं। हाँ, BCD जो है वो करेक्ट है, जो इनकरेक्ट है, जो वायलेशन हुआ है वो पहले स्टेटमेंट में वायलेशन हुआ है, दैट इक्वल वेरिएंस ऑफ y इन y अक्रॉस वैल्यू ऑफ x। अगर वैसा होता तो जैसी रेड लाइन मैंने दिखाई आपको, लाइन वैसी होनी चाहिए थी। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी ए। क्लियर है सबको ये? किसी को कोई डाउट है इसमें? जल्दी बताओ फटाफट, अगर कोई डाउट है तो बता दो। देखो लीनियर रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है क्योंकि जब x बढ़ रहा है तब y भी बढ़ रहा है, जब y बढ़ रहा है तब x भी बढ़ रहा है, पर 100% लीनियर नहीं है। तो डी को हम इनकरेक्ट नहीं कह सकते दीपक सोनी। लीनियर रिलेशनशिप तो है भाई, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही तुम्हें, ठीक है? लीनियर तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है। हाँ, परफेक्ट नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। चलो आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 पे। हा, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और ये नीट का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम ये आ चुका है और इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता 32 से। 32 क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता 32 से, मैं बता दूं आपको। ध्यान से देखो क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया द इन्फेक्शन दे कॉज इन ह्यूमंस।
सबसे आसान जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जो आपको मैच करा देना चाहिए था, कि जो प्लेग होता है, प्लेग प्लेग इज बेसिकली कॉज बाय यार्सिनिया पेस्टिस। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है एलिमेंट्री क्लासेस का, 11th-12th का, दैट प्लेग इज कॉज बाय यार्सिनिया पेस्टिस। ठीक है। उसके बाद जो आपको सबसे इजी इसमें मिलेगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है ना। इसमें पोस्ट ऑपरेशन या पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरिस जो कॉज करते हैं, तो ये इससे मिल जाएगा। फिर आपको ये पता है जो आपका शाइजेला है, वो आपकी डायरिया कॉज करता है, शाइजेला। ठीक है। और निजरेनिया स्पीशीज, निजरेनिया गोनोरोही, ठीक है, आपने सुना भी होगा, फंगस भी होती है एक निजरेनिया गोनोरोही। लेकिन यहाँ पे जो निजरेनिया स्पीशीज है, ठीक है, वो मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस, ठीक है, जो ब्रेन का आपका है मेनिंजिस, उसमें तो ये चला गया फर्स्ट के पास। तो इसमें तो कुछ रह ही नहीं गया भाई। पी जा रहा है कहाँ पे, थर्ड पे। ठीक है। क्यू जा रहा है फोर्थ पे, आर जा रहा है 1 पे, एस जा रहा है 2 पे। तो इसको मिलाना कौन सी बड़ी बात थी। नीचे ऑप्शन तक चलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी P3। पी कहाँ जा रहा था, थर्ड पे। तो P3 कौन सा है, दो है, थर्ड या फोर्थ। फिर शाइजेला कहाँ जा रही थी, शाइजेला क्या कॉज करता है, डायरिया। क्यों जा रहा था फोर्थ पे। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अरे क्लियर है कि नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं है सबको, जल्दी बताओ। इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो नॉर्मल। इसमें हिंट क्या था, यार्सिनिया पेस्टिस। यार्सिनिया पेस्टिस ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता होता है, प्लेग कॉज करता है। और मजे की बात देखो, यार्सिनिया पेस्टिस वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एस एक ही में 2 पे मैच हो रहा है, कि एक में 3 पे है, 4 पे है, 1 पे है। तो ये हिंट था, यार्सिनिया पेस्टिस बहुत तकड़ा। और ये नीट में कम से कम 100 बार ये क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल के लिए, नीट में। ठीक है, यार्सिनिया पेस्टिस वाला प्लेग कॉज करता है। क्लियर है, जल्दी बताओ। क्लियर है कि नहीं है, क्वेश्चन नंबर 32 तक, जल्दी जल्दी। अरे जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। चलो फटाफट, अब देखो फटाफट से जल्दी। एक पीपीटी में आपको दिखाऊंगा, फिर आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ भाई सब। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, कह रहा है चूज करो इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्री ऑफ लाइफ। लाइफ का जो ट्री है, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है अलग अलग फाइलम का, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, फिर जितने भी तुम्हारे एनिमल एनिमल वाले जितने भी हैं, आर्थ्रोपोडा, प्रोटिस्टा, ठीक है, जितने भी हैं। ठीक है। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अब पहले हम इसको थोड़ा देख लेते हैं, 1 मिनट 1 सेकंड दो मुझे। पहले हम इसको थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ट्री ऑफ लाइफ में ये चल कैसे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे। अब देखो, जब आप बात करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है, ज्वाइंट फीट वाले जो इंसेक्ट होते हैं। इंसेक्टा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है। ठीक है। तो उसमें अलग अलग ग्रुप बताए हुए, क्रुस्टेशियन, मायरीपोडा, हेक्सीपोडा, ये तो आप पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हार्डकोर जूलॉजी है। जो मेजर बात है वो ये देखनी है आपको इसमें। ये फिगर, ये फिगर आपको देखनी है, ये सबसे मेन फिगर है। अब देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मेजर ब्रांचेस जो है एनिमल एनिमल फाइलोजेनी में कौन कौन सी हैं। एक तो होते हैं मल्टी सेलुलर एंसेस्टर, जो आपके मल्टीपल सेल्स के बने हुए हैं। फिर क्या है, सिमेट्री आपकी होती है रेडियल। ठीक है। और रेडियल सिमेट्री होती है जिसमें सर्कुलर बीच में एनोटेशन होती है ना, रेडियल सिमेट्री उसको कहते हैं। और उसके बाद क्या आता है कि जो एक होते हैं प्रोटियोस्टोम्स। प्रोटियोस्टोम्स क्या होते हैं, जिनमें माउथ पार्ट पहले अपीयर होता है। जिसमें पहले क्या आता है, माउथ। पहले माउथ आता है, देन एनएस। ठीक है। लेकिन ड्यूटियोस्टोम में उल्टा है, पहले एनएस आएगा और फिर माउथ डेवलप होगा। ठीक है, ये समझ में आई बात।
तो ये दो कैटेगरी वो भी हैं बायलेटरल सिमेट्री में, ठीक है। रेडियल और बायलेटरल दो तरह की सिमेट्री होती है, लेकिन मेरा देखने का मतलब यहाँ पे ये है सबसे पहला जो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, टीनोफोरा है फाइलम, उसके पास कौन सा है, पोरीफेरा, फिर कौन है, नाइडेरियन है, फिर क्या है, इकाइनोडम्स है, फिर सी स्क्वर्ट है, फिर लेंसेट है, फिर आए वर्टिब्रेट, फिर आए मोलुस्कस, फिर आए एनालीड, फिर आए रोटिफर, फिर आए फ्लैटवर्म, फिर नीमाटोडा, फिर टार्डिग्रेड्स आए, फिर ओंकोफोरंस आए, फिर आर्थ्रोपोडा आए। लेकिन आज के टाइम में जो हम मेजर फाइलम इनके पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इनको आपको पढ़ना होता है, ठीक है। टीनोफोर, पोरीफेरा, निडेरियन, इकाइनोडम, स्टारफिश जिसमें आती है, वर्टिब्रेट्स, मोलुस्कस, एनालिडा, ठीक है। और उसके बाद आपके ये नीमाटोडा और आर्थ्रोपोडा, ये हम मतलब जनरली पढ़ते हैं ये वाले फाइलम सारे। अब इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि आर्थ्रोपोडा किसके ज्यादा क्लोज है, ठीक है। इससे पूछा है इनकरेक्ट, तो आर्थ्रोपोडा कहाँ ज्यादा क्लोजिटी दिखा रहा है, आर्थ्रोपोडा क्या मोलुस्का के पास है, नहीं। मोलुस्का के पास कौन है, एनालीड्स है। मोलुस्का के पास कौन है, एनालीड्स। अगर आप देख रहे हो साथ में तो एनालीडा चिपका हुआ है मोलुस्का के साथ, तो आर्थ्रोपोडा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब इसमें एक स्टेटमेंट है कि टीनोफोरा, जो फाइलम टीनोफोरा है आपका, वो इज मोर क्लोज रिलेटेड टू नाइडेरियंस देन इज टू इकाइनोडम्स, ठीक है। तो फाइलम जो टीनोफोरा है आपका, ठीक है, वो इसके ज्यादा क्लोज है, वो तो स्टेटमेंट ठीक है। अब उसके बाद जैसे टीनोफोरा है, ऊपर वाला मैंने दिया ना, टीनोफोरा किसके क्लोज है, टीनोफोरा अगर फाइलम देखोगे आप किसके क्लोज है, नाइडेरियन के क्लोज है। नाइडेरियन यहाँ है, टीनोफोरा यहाँ पे, दोनों पास पास साथी है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो टीनोफोरा है वो नाइडेरियन के ज्यादा क्लोज है। फिर पोरीफोरा जो है वो किसके पास है, वो टीनोफेरा के पास है। अगर आप पॉरीफर्स को देखोगे यहाँ पे, पॉरीफेरा ये रहा, और साथ में कौन है इसके, टीनोफोरा ऊपर, बिल्कुल सही बात है। किससे, इकाइनोडम से, इकाइनोडम दूर है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी बात सही है। फिर आर्थ्रोपोडा इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू टार्डिग्राडा, ठीक है। जो टार्डिग्राडा फाइलम है, आर्थ्रोपोडा ज्यादा क्लोज है किसके, रिलेटेड टू टार्डिग्राडा देन इन एनालीड्स। तो आर्थ्रोपोडा कहाँ है, ये रे नीचे वाले, ये टार्डिग्राडा के पास है। और एनालीड तो कहाँ है, बहुत दूर है इससे, यहाँ पे है, देखो, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन चौथी स्टेटमेंट जो है आपकी, क्या आर्थ्रोपोडा ज्यादा क्लोज है रिलेटेड टू मोलुस्का, स्टेटमेंट चौथी है, आर्थ्रोपोडा इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू मोलुस्का। तो आर्थ्रोपोडा ये रहा, मोलुस्का कहाँ है भाई, मोलुस्का तो बहुत दूर है उससे, तो ये तो गलत हो गया। देन टू नीमाटोडा, नीमाटोड ज्यादा पास में है उसके, तो ये जो स्टेटमेंट चौथी स्टेटमेंट इसमें आपको मिलेगी क्वेश्चन में, वो गलत हो जाएगी। और इस पिक्चर को आप दिल दिमाग में बसा के रखना, इससे क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है कौन किसके क्लोज है। तो अब जब आप वापस क्वेश्चन पे जाओगे तो आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा भैया, जस्ट अ मिनट। अब जब आप वापस क्वेश्चन पे जाओगे तो आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। ये जो ये पहला स्टेटमेंट जो है आपका कि टीनोफोरा इज मोर क्लोज रिलेटेड टू नाइडेरिया देन इकाइनोडर्म, ये सही है। पॉरीफेरा मोर क्लोज टू टीनोफोरा देन इकाइनोडर्म, ये भी सही है। आर्थ्रोपोडा मोर क्लोज रिलेटेड टू टार्डिग्राडा, ये भी सही है। लेकिन चौथी स्टेटमेंट जो है, आर्थ्रोपोडा मोर क्लोज रिलेटेड टू मोलुस्का देन नाइडेरिया, गलत है। आर्थ्रोपोडा इसके ज्यादा क्लोज नहीं है मोलुस्का के, ठीक है। नीमाटोडा के ज्यादा क्लोज है, जो मैंने आपको दिखाया। तो 33 फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है। क्या ये क्लियर है सबको, जल्दी बताओ फटाफट, क्या ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ भैया, मैं सारी चीजें खोज के आपके लिए रखता हूँ इसीलिए कि लॉजिक पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन होगा। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 33 क्लियर, क्लियर है 33, जल्दी करो, अभी भी मेरे को 40 से 44 पे पहुंचना है, फटाफट। 33 क्लियर है सबको, अरे बोल ही नहीं रहे कुछ, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ फटाफट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है 34, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखो, ये आपको हम नेट जेआरएफ एनवायरमेंटल साइंस में भी बहुत पढ़ाते हैं दबा के, और इजी क्वेश्चन है। छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, अगर ये कवर अप हो जाए इसमें। हाँ हो रहा है, हो रहा है, हाँ हो गया।
देखो तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। क्वेश्चन में कह रहा है कंसिडर द पॉपुलेशन शो लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न फॉर्म। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का एक क्वेश्चन दे रहा है, 34 क्वेश्चन है। dn बाय dt इज इक्वल टू rn, ठीक है, ये तो आपको पता ही है ना, ये पढ़ाया हुआ है आपको, मैंने भी पढ़ाया है और तान्या ऋचा भारद्वाज मैडम ने पढ़ाया है, दैट dn बाय dt is equal to rn 1 minus n by k, where k is the carrying capacity, r is the growth rate constant and dn by dt is the change। अब देखो ध्यान से, कहता है dn by dt is equal to rn 1 minus n by k, where dn by dt is the population growth rate, r is the instantaneous rate of increase, r क्या है, instantaneous rate of increase, k क्या है, carrying capacity, and n is the population size, ये हम बता चुके हैं आपको। For such a population where n is more than 0, ये बड़ा तकड़ा हिंट है इसमें कि n is more than 0, उसका मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन ग्रो करेगी, चाहे थोड़ी करे चाहे ज्यादा करे, कि कुछ ना कुछ इंडिविजुअल होंगे। Which one of the following graph shows the correct relationship between per capita growth rate? Per capita growth rate क्या होगी, dn by dt divided by n on the y axis, कि y axis पे जो है मेरी क्या है, dn by dt divided by n। पर कैपिटा ग्रोथ रेट कहने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया ना कि dn by dt लेफ्ट पे ले लो और दैट डिवाइडेड बाय n, ठीक है, और राइट पे क्या बच जाएगा, r इंटू 1 माइनस एन बाय के। अब आपको कह रहा है कि n जो है वो पॉजिटिव है हमेशा, n कभी नेगेटिव नहीं है, ठीक है, और x एक्सिस पे कौन है, n, x एक्सिस पे कौन है मेरा, n पॉपुलेशन ऑन n, ये वाले एक्सिस पे n है, x पे हर जगह, और y पे dn बाय dt और 1 बाय n, ठीक है। तो इनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और ये देखना है आपने कि कौन सा ग्राफ, ओके तो हमें देखना है कि कौन सा ग्राफ, तो कहता है कि y एक्सिस एंड द पॉपुलेशन ऑन द x एक्सिस, ठीक है। तो करेक्ट रिलेशनशिप इनमें से कौन डिफाइन करेगा, अब ग्राफों को आप अच्छी तरह से देखिए, ग्राफ को आप अच्छी तरह से देखिए फटाफट। तो यहाँ पे अब जब आप देख रहे हैं dn बाय dt और 1 बाय n का जो ग्राफ है, ठीक है, तो वो एक तरह से लीनियर चलना चाहिए, क्योंकि दोनों एक्सिस इस तरह के हैं कि dn बाई dt 1 बाय n हो गया और इधर क्या हो गया मेरा n हो गया। तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है पर कैपिटा ग्रोथ रेट 1 बाय n dn बाई dt, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है n, इस वाले एक्सिस पे क्या है गाइस, n, तो ये वाला एक्सिस है, इसमें सब पे n है, n है, n है, n है। तो ये और ये तो रूल आउट ही हो गए, क्योंकि इनका तो कोई तुक ही नहीं बनता, कांस्टेंट भी नहीं रह सकती और पहले इंक्रीज होकर डिक्रीज भी नहीं कर सकती, ठीक है, पहले इंक्रीज होकर डिक्रीज भी नहीं कर सकती। अब यहाँ पे देखो आप, जो पहली चॉइस है आपके पास पर कैपिटा ग्रोथ रेट वाली, ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप आएगा, कि मैंने एक टर्म तो ले ली, ये इस एक्सिस पे टर्म कौन सी है, dn बाय dt बाय n, ऐसे करके 1 बाय n से, और यहाँ पे n है। तो अगर मैं इनको कोरिलेट करूंगा, dn बाय dt 1 बाय n मेरा y एक्सिस पे है और ये मेरा x एक्सिस पे है, ठीक है ना। और आपको ये भी बात याद होगी कि विद टाइम जो आपका ये है, ये n मोर देन 0 है, n इज क्या है, ग्रेटर देन 0। तो आप ये देख रहे हैं कि जब n बढ़ रहा है, जब n ज्यादा है तो इसकी वैल्यू बहुत कम है चेंज की, n थोड़ा और कम हुआ और बढ़ी, n थोड़ा और कम हुआ और बढ़ी, ठीक है ना, है ना। तो लीनियरली डिपेंडेंट तो है, पर कैसे है, इनवर्स में। तो 1 बाय n dn बाय dt जो है दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट तो है, ठीक है ना। आर एन, एन तो चला गया था यहां से, एन को लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या है 1 माइनस एन बाय के। तो लीनियर नहीं तो है लेकिन इनवर्स में है, तो जब भी कोई चीज लीनियर डिपेंडेंसी होती है ना, और इनवर्स में होती है, क्योंकि ये स्लोप है इसका, ठीक है। तो ये स्लोप है, तो भैया फिर इस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह का, अगर पॉजिटिव रहती तो इस तरह का बनता। तो ये तो रूल आउट हो गया क्योंकि एक्सिस से पास नहीं कर रहा, तो एक ही चॉइस बची फर्स्ट। समझ में आ रही है बात, जल्दी बताओ, फर्स्ट ही चॉइस बची एक ही, समझ में आ रही है बात कि कर्व कैसा आएगा। और ये क्वेश्चन आपको एनटीए नेट जेआरएफ में भी आ सकता है फॉर 100%,
ठीक है, dn/dt 1/n, और ये नेगेटिव आएगा इस तरह का। क्लियर है? चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्लियर है सबको? क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं है? अगर नहीं है तो मैं दोबारा मेहनत करूं इस पर। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा जूलॉजी में, लेकिन मैं करा देता हूं आपको, फटाफट जल्दी से देख लो। क्वेश्चन नंबर 35 कुछ नहीं है, इसको पढ़ना है, और ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिकली इवोल्यूशन से है क्वेश्चन, और ये आपको करवाया भी था ऋचा भारद्वाज मैम ने जब इपोक इरा एनाल पढ़ा थे। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड फ्रॉम ओल्डेस्ट टू रिसेंट, कि ओल्ड से नए में जियोलॉजिकल पीरियड को अरेंज करो, और सबसे करेक्ट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, ये बताओ। ठीक है, तो भैया उसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ कुछ कि कौन कौन है, पहले वहां चलते हैं, हम इसी पे बना लेते हैं। इस पे आएगा भी ये? नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, मैं वापस चलता हूँ शीट पे, पहले इस पे बना देता हूँ, फिर तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से बना लेना। तो जो आपके इरा है, जो आपके इरा है, ठीक है ना, जो आपके इरा है, तो सबसे पहले तो क्या इरा है आपका? पैलियोजोइक। ठीक है, पैलियोजोइक इरा है। ठीक है, पैलियोजोइक में दो पीरियड आते हैं, कौन कौन से? पैलियोजोइक में दो पीरियड है, एक तो कैम्ब्रियन पीरियड है, और दूसरा क्या है? डिवोनियन। डिवोनियन ये कितना है? कैम्ब्रियन जो है 541 टू 455 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और इसकी एज कितनी बताई गई है? 55.6 मिलियन ईयर्स। बस यही आपको याद रखना था कितना है। दूसरा जो है डिवोनियन, डिवोनियन जो है कितना मिलियन ईयर्स अगो हुआ? 419 से लेके 358 के आसपास, और इसकी एज बताई गई है 60.3 मिलियन ईयर्स की। उसके बाद दूसरा जो आपका इरा आया पैलियोजोइक के बाद, दूसरा आपका इरा आया जो क्या आया पैलियोजोइक के बाद? मीजोजोइक। पैलियोजोइक के बाद मीजोजोइक। इसमें कौन सा पीरियड आता है भाई? इसमें एक काउंट करा, मतलब मैं एक ही लिख रहा हूँ, ये ऑप्शन में एक दिया होगा, जुरासिक, जिसमें आपके डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए। और ये कहां से कहा था कि ये 201 से लेके करीबन 145 मिलियन ईयर्स अगो तक जाता है। इसकी एज जो है 56.3 है, 56.3 है। और लास्ट में आपका सीनोजोइक इरा। ठीक है, सीनोजोइक इरा, ये सब दिया हुआ है आपके नोट्स में भी है, और जनरल मिल जाएगा तुम्हें। इसमें कौन सा पीरियड आता है? इसमें पीरियड आता है आपका नियोजीन। ठीक है, नियोजीन, जहां पे आपका क्या है? मायोसीन और प्लियोसीन दो है ना, मायोसीन एंड प्लियोसीन। इसकी जो एज है 23 से लेके 2.58 मिलियन ईयर्स है। अब ध्यान देने वाली बात है, जब मेरे पे सारा डाटा आ गया इतना, तो मेरे को पता चल गया कि भाई इसमें जो है पूछा है आपसे कि ओल्डेस्ट टू मोस्ट रीसेंट में अरेंज करना है। तो ओल्डेस्ट टू मोस्ट रीसेंट कौन है? ओल्डेस्ट कौन है? कैम्ब्रियन होगा, क्योंकि उसकी एज कितनी है? ये 541 मिलियन ईयर्स तक चला था, 445 से लेके। कैम्ब्रियन पहले आ जाएगा, फिर डिवोनियन, क्योंकि ओल्ड से न्यू की तरफ आना है, फिर डिवोनियन आया, फिर डिवोनियन आया, फिर क्या आया? फिर आया आपका जुरासिक, और लास्ट में आया नियोजीन। तो सबसे रीसेंट एज वाला ये है नियोजीन, सीनोजोइक पीरियड में जो आता है। तो बस इतना ही आपको चूज करना था यहाँ पे फटाफट से। तो जब आप इसको चूज करोगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, देवियों सज्जनों, सेटिस्फाई कर रहा है। कैम्ब्रियन सबसे ओल्डेस्ट, फॉलोड बाय डिवोनियन, फॉलोड बाय जुरासिक, फॉलोड बाय नियोजीन। इसमें एक बहुत तगड़ा हिंट पता है क्या था? इसमें एक बहुत तगड़ा हिंट क्या था? अगर आपने एक्सटिंक्शन पढ़ी हो तो आप बार बार ये पढ़ते हो ना, कि जो हमारा जो बार बार आप ये पढ़ते हो कि जो लास्ट एक्सटिंक्शन है वो जुरासिक पीरियड में हुई। तो हम जहां हैं उससे पहले होना चाहिए जुरासिक। वो एक ही ऑप्शन में है, हम जहां हैं उससे पहले होना चाहिए जुरासिक। तो वो उससे एक ही ऑप्शन में है, जुरासिक ये रहा। इसके आगे तो कहीं जुरासिक है नहीं। ठीक है, तो हमारा
ये नियोजीन पीरियड जो है वो जुरासिक के बाद आया, तो ये वाला ऑप्शन आपको इसीलिए फिट बैठता था। तो ये कॉमन सेंस से भी किया जा सकता था। अगर किसी को इरा इपॉक याद नहीं है तो वो ओल्ड से न्यूएस्ट की तरफ आराम से अरेंज कर लेगा कि नियोजीन पीरियड जो है नए वाला है। समझ में आई ये बात? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी बताओ फटाफट। हाँ बीएससी में था, बिल्कुल सही बात है, बीएससी में खूब पढ़ाते हैं। क्लियर है? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 35? जल्दी बोलो भाई, जल्दी से जल्दी। क्लियर है, चलो आगे आ जाओ। क्लियर है तो आगे आ जाओ फटाफट से। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसको कॉमन सेंस से ही सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 36,